हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग आज इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि साल था 1975 और दिन था 25 जून। देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। आप लोग हमेशा रेडियो टेलीविज़न पे सुनते होंगे कि भाइयों एवं बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। ये वर्ड है इंदिरा गांधी जी का। 1975 को जब आपातकाल लगाई गई थी तो ये संविधान के लिए एक काला अध्याय था, पूरे देश के लिए एक काला अध्याय था। अपोजिशन के आवाज़ को दबाने के लिए, जुडिशरी की बातों को नहीं मानने के लिए, अपने पावर का यूज करने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। आपको पता होना चाहिए कि उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 6 साल तक किसी भी पद पे नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन धांधली से करके जीता है। जुडिशरी की बात को नहीं मानते हुए, अपोजिशन की आवाज़ को दबाते हुए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो आज की वीडियो में हम यही सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने उस समय की कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में ले लिया था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को टेढ़ा कर दिया था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय जब इमरजेंसी लगा था ना, तो कहा जाता है कि 2.25 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। अपोजिशन सब इतने डर गए थे, बहुत सारे अपोजिशन ने बहुत एक जगह से दूसरी जगह भाग के चले गए। जितने भी बड़े बड़े अपोजिशन के लीडर थे, सबको जेल में बंद कर दिया गया था। सभी को जेल में बंद ही नहीं किया था, जेल में बहुत सारे यातनाएं दी गई। सब तरह से जो भी आवाज़ अपोज्ड में उठता था, सबको एकदम बंद कर दिया जाता था। मीडिया हाउसेज को बंद कर दिया गया, सब पे पाबंदी लग गया। आपको पता होना चाहिए कि 200 से ज़्यादा मीडिया पर्सन को जेल में बंद कर दिया गया था। तो आज का जो लेक्चर रहेगा ना, वो इमरजेंसी हमारे देश में आपातकाल क्या कैसे लगते हैं, उसके क्या प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या इंदिरा गांधी ने चेंजमेंट किया था, उस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है, जिसका नाम है, पहले का नाम है नेशनल इमरजेंसी, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, जिसको इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी बहुत बार लगे। दूसरे इमरजेंसी का जो टाइप है उसका नाम है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। वो किसी स्पेसिफिक स्टेट में लगाए जाते हैं जब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, जब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो किया जाता है, तब जा करके वहाँ पे वो प्रेसिडेंट रूल लगता है, जिसे हम लोग स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या फिर हम लोग उसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाता है। जो तीसरा इमरजेंसी है उसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसका नाम फाइनेंशियली इमरजेंसी इसीलिए पड़ा है क्योंकि जब हमारे देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, जब हमारा कर्ज बढ़ जाए, जब हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, सब जाके देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत देश में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, क्योंकि हम लोग के पास कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आज का जो लेक्चर रहेगा वो एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन में इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्री एंड मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज का जो लेक्चर रहेगा वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में, ठीक है, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है। पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो है इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से यही पूछता है कि हमारे इमरजेंसी प्रोविजन हमारे संविधान के किस पार्ट में पड़ता है। तो 18वां भाग में पड़ता है, दैट मीन्स पार्ट 18 में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी प्रोविजन 352 से लेके आर्टिकल 352 से लेके 356 तक है। हम लोग अभी पढ़े थे कि नेशनल इमरजेंसी पहला टाइप होता है इमरजेंसी का, इसके लिए आर्टिकल जो है वो 352 है, ठीक है। दूसरा इमरजेंसी जो है वो स्टेट इमरजेंसी है। जब आप इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 356 होता है, तो स्टेट इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करता है। और जो लास्ट इमरजेंसी है उसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब इसमें आप 4 ऐड कर देंगे 356 हो 360 हो जाएगा, तो ये जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करता है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन रहा कि सर इमरजेंसी लगाते क्यों।
आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी है, मतलब कि हमारे देश में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया, मतलब हमारे देश को खतरा हो गया है। क्या क्या चीज़ से हम लोग को खतरा हो सकता है? तो देखो, या तो ये हो सकता है कि सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, या हमारे देश में यूनिटी को खतरा हो सकता है, हमारे देश में इंटीग्रिटी को खतरा हो सकता है, हमारे देश का डेमोक्रेसी को अगर मजाक बनाया जाएगा तो वो भी एक खतरा की तरह देखा जाएगा, हमारे देश के संविधान को अगर संविधान को बचाने की बात आएगी तब भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर वाई इमरजेंसी, इमरजेंसी क्यों? तो देखो, इमरजेंसी इसीलिए हम लोग लगाते हैं ताकि हम अपनी कंट्री को सेफ गार्ड कर सके, बचा सके। किस किस चीज़ को? सॉवरेनिटी को बचा सके, यूनिटी को बचा सके, यहाँ की इंटीग्रिटी को बचा सके, सिक्योरिटी को बचा सके, डेमोक्रेसी को बचा सके, और फाइनली जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सके। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जब इमरजेंसी लगते हैं ना तो क्या होता है, हमारे देश में जब इमरजेंसी लगते हैं ना तो सभी पावर जो है सेंटर के पास चले जाते हैं। सभी पावर का मतलब ये हुआ कि स्टेट को जो भी पावर दी गई है ना वो पावर सब सीज हो जाते हैं और वो सभी पावर जो है सेंटर को बना चला जाता है। इस तरह से सेंटर जो होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सेंटर को क्यों हम लोग पावरफुल बना रहे हैं, सभी स्टेट मिलकर भी तो इमरजेंसी से लड़ाई लड़ सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सभी स्टेट मिल करके इमरजेंसी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला जो था रिवॉल्ट वो था 1857। क्या हुआ था 1857 में? आपको पता होना चाहिए उसका एक फेल्योर जो था, उसका जो फैल हुआ था, वो रिवॉल्ट जो फैल हुआ था उसका एक कारण ये भी दिया जाता है कि बहुत सारे कम्युनिटी ने, बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया। आपको पता होना चाहिए कि सिख कम्युनिटी ने भाग नहीं लिया था, आपको पता होना चाहिए कि गोरखा कम्युनिटी ने भाग नहीं लिया था, आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत की सेना ने भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमारा देश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ जो है ना सभी स्टेट मिल करके एक चीज़ को नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ना सभी पावर को सीज करके सेंटर को दे दिया जाता है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर को दे दिया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस इमरजेंसी के सिचुएशन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो आप समझ गए ना कि इमरजेंसी में सभी पावर सेंटर को क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी इमरजेंसी लगता है ना तो ये क्वेश्चन रहा कि सर व्हाट हैपन व्हेन द इमरजेंसी जो है इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। जब किसी कंट्री में या स्टेट में इमरजेंसी लगते हैं तो क्या होता है, तो स्टेट पावर सीज्ड हो जाते हैं और सेंटर बिकम्स पावरफुल। जब सेंटर पावरफुल हो जाते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं कि सर यूनिटरी गवर्नमेंट हो गया। पहले था फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे सेंटर को भी कुछ पावर था, स्टेट को भी कुछ पावर था, लेकिन अब जो है जब इमरजेंसी लग जाते हैं ना तो हमारा गवर्नमेंट हो जाता है यूनिटरी टाइप का, मतलब सेंटर पावरफुल हो जाते हैं और स्टेट कुछ नहीं करते हैं। स्टेट का काम बस सबोर्डिनेट की तरह हेल्प करना, ठीक है। कि नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? आपको पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर जी इसके बारे में बताए थे कि देखो हमारा संविधान जो है ना वो नॉर्मल डेज में, जब कुछ नहीं है प्रॉब्लम यहाँ पे, तो नॉर्मल डेज में फेडरल की तरह रहेगा, और जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, इमरजेंसी का सिचुएशन हो जाएगा ना, तो हमारा देश का जो गवर्नमेंट हो जाएगा यूनिटरी हो जाएगा, दैट मीन्स सेंटर पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप समझे ना कि इमरजेंसी क्यों लगाए जाते हैं, इमरजेंसी लगने से क्या होता है, और भीमराव अम्बेडकर जी का क्या थॉट्स था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि सर नेशनल इमरजेंसी, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में इसका दूसरा नाम कहा गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला एमसीक्यू ये पूछेगा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। तो आपको बताना है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो संविधान में लिखा गया है उसका मतलब होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब अभी हम लोग ने देखा है कि नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल डिस्कस करता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 42 अमेंडमेंट जो हुआ था ना, उस अमेंडमेंट में कहा गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है ना पूरे देश में भी लगाया जा सकता है और देश के कुछ भाग में भी लगाए जा सकते हैं। ये इंदिरा गांधी जी ने ही किया था, ठीक है। ये याद रखना है कि जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें कहा गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी होगा वो देश में, पूरे देश में भी लगाए जा सकते हैं और देश के कुछ हिस्से में भी लगाए जा सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं कि नेशनल इमरजेंसी जिसका मतलब होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसका ग्राउंड क्या होता है। सर नेशनल इमरजेंसी कब लगाए जा सकते हैं,
इसके लिए क्या ग्राउंड है? तो देखो, दो ग्राउंड का चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। पहला ग्राउंड है वार या एक्सटर्नल एग्रेशन। मतलब समझे ना, अगर किसी दूसरे देश से अगर हमारा वार हो जाता है या फिर वहां से एग्रेसिव नेचर दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखो, इमरजेंसी लगने का मतलब ये नहीं होता है कि जब वार स्टार्ट हो जाएगा तब लगेगा। अगर इसका संभावना भी बन रहा है, इसका थ्रेटनिंग भी हो रहा है, हम लोग को उसका संभावना लग रहा है, तब भी हम लोग इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जो नेशनल इमरजेंसी लगते हैं ना, तो उसका पहला रीजन है वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। मतलब इसका ग्राउंड है वार एंड, इसका मतलब हुआ अगर किसी दूसरे देश से हम लोग को वार हो जाए, एग्जाम्पल के लिए अगर पाकिस्तान से वार हो जाता है तब नेशनल इमरजेंसी लगाए जा सकते हैं। या फिर चाइना हम पे एग्रेसिव नेचर दिखा रहा है, मतलब हमारा जमीन को कब्जा करते जा रहा है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता चल गया होगा कि सर ये दोनों कंडीशन तो बाहर से हो रहा है, हमारे देश में नहीं हो रहा है। हमारे देश से बाहर के देश अगर हम पे अटैक कर रहे हैं या फिर एग्रेसिव नेचर दिखा रहे हैं, इसीलिए इस इमरजेंसी को कहा जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि ये बाहर से इमरजेंसी हमारे देश में थोपा जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा ग्राउंड है ना, वो है आर्म रिबेलियन। आर्म रिबेलियन का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में इतने सारे सेना है, तो अगर सेना लोग ही रिवोल्ट कर देगा ना, तो हमारा देश का सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि आज म्यांमार में जो कंट्री है, उन्होंने क्या किया, म्यांमार के जो आर्मी लोग थे, वहाँ के जो फोर्सेस थे, उन्होंने क्या, डेमोक्रेटिक जो वहाँ का जो गवर्नमेंट था उसको जेल में बंद कर दिया और उन्होंने अपने हाथ में सत्ता ले लिया। तो अगर आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया ना, तब भी जाके नेशनल इमरजेंसी लगाए जा सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का दो हम लोग ने ग्राउंड देखा, एक देखा वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, और दूसरा ग्राउंड हम लोग ने देखा आर्म रिबेलियन। आर्म रिबेलियन जो होता है वो देश के अंदर में ही हुआ ना, इसीलिए इसे हम लोग इंटरनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि नेशनल इमरजेंसी लगाने का दो ग्राउंड है। नेशनल इमरजेंसी तभी लगाया जा सकता है जब पहला रीजन वार या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, और दूसरा जो ग्राउंड होगा वो होगा आर्म रिबेलियन। इसी ग्राउंड के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाए जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या सर ये सब अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे ना, तब ये वर्ड नहीं था। आपको पता होना चाहिए जो अभी आप देख रहे हैं कि आर्म रिबेलियन, ये आर्म रिबेलियन पहले वर्ड नहीं था, पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसी का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया। आपको पता होना चाहिए, उनको लगा कि मेरी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है। मतलब कि जब इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए, अंदर में लोग सब बहुत आवाज़ उठाने लगे, डिस्टरबेंस हो जाए, तब भी तो हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। और इमरजेंसी लगाने से सत्ता बच जाती है, मतलब जितना साल तक आप गवर्नमेंट को चाहे उसको चलाते रह सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के ड्यूरिंग जो इलेक्शन नहीं होगा। तो इसी का फायदा उन्होंने उठाया था। क्योंकि उस समय जो था ना, ये आर्म रिबेलियन वर्ड नहीं था, उस समय वर्ड था इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस से भी उस समय इमरजेंसी लगाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी का सरकार गिरा और बीजेपी सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने इस वर्ड को ख़त्म कर दिया और आर्म रिबेलियन की जगह आज जो इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह जो आज वर्ड है वो है आर्म रिबेलियन। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था ना, इसमें इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड को ख़त्म करके आर्म रिबेलियन कर दिया। आज अगर पूरे देश में, हमारे देश के अंदर अगर आवाज़ कोई उठाएगा ना, उसकी वजह से इमरजेंसी नहीं लगाए जाते हैं। कहीं अगर मानो किसी स्पेसिफिक एरिया में डिस्टरबेंस हो गया ना, उसकी वजह से नहीं हम लोग लगा सकते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी हमारे देश के अंदर तभी लगेंगे जब हमारे देश में सेना ने रिवोल्ट कर दिया। समझ रहे हैं बात आप? तो इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से नहीं लग सकते हैं। इसका फायदा इंदिरा गांधी जी ने उठाया था, ठीक है। आज के लिए जो वर्ड है वो है आर्म रिवोल्ट। अगर आर्म ने रिवोल्ट किया ना, तब जाकर के इमरजेंसी लग सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी देखो, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर द रिटेन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, क्या था कि आज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो लिखा गया है कि जो नेशनल इमरजेंसी का घोषणा प्रेसिडेंट तभी करेगा जब प्रेसिडेंट को लिखित में, प्रेसिडेंट को रिटेन में कैबिनेट के द्वारा एक लेटर मिलेगा कि सर देश में इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जब कैबिनेट समझ रहे हैं ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कैबिनेट का मतलब क्या होता है।
तो मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का हेड होता है और उसके साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट को लीड करते हैं। कैबिनेट जो बनता है वो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे मंत्री से मिलके बनता है, ठीक है। मंत्री में बोल रहा हूँ, मिनिस्टर याद रखना है, ठीक है। मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ कैबिनेट। तो ये कैबिनेट जो होता है ना, अगर लिख करके देगा ना कि सर इमरजेंसी लगाने का जरूरत है, तब जाकर प्रेसिडेंट जो है उसका घोषणा करेगा कि देश में इमरजेंसी लगाना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी हुई थी। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी थी कि रिटेन फॉर्म में देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटेन फॉर्म में देने का जो प्रावधान है ये भी कब हुआ है, 44वां अमेंडमेंट 1978, 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ है। ये भी बीजेपी गवर्नमेंट में लाई। तो आप देख रहे हैं ना कि इंदिरा गांधी ने कैसे फायदा उठाया था हर एक वर्ड का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था उसी को देख करके, उसी को मतलब उन्होंने फॉलो तो किया, बट सबका फायदा उठा रही है। मतलब उस समय ये बात नहीं लिखा था कि रिटेन फॉर्म में देना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया पता है आपको? उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने जाकर प्रेसिडेंट को बोला कि आप इमरजेंसी लगा दो। उन्होंने किसी मंत्री से बात नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी लग गया तब जाके अगले सुबह में सभी मंत्री को पता चला कि देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दी। दैट मीन्स ओनली इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर को बोला, वो भी मौखिक रूप से बोला, लिखित रूप से नहीं बोला। समझ में आ रहा है आपको? तो इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे भी फायदा उठाया था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता है। आज अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगाना है ना, तो प्राइम मिनिस्टर को और उनके कैबिनेट को सबको लिखित रूप में देना पड़ेगा, तब जाके नेशनल इमरजेंसी लगेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। ये बात 44th अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अभी देखो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगाया ना, कि नेशनल इमरजेंसी के बाद उन्होंने तुरंत क्या किया कि एक अमेंडमेंट लाया जिसको हम लोग बोलते हैं 38th अमेंडमेंट 1975। देखो इमरजेंसी लगा था 25 जून को, 25 जून 1975 को लगा था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, संविधान में एक संशोधन किया। और संविधान में संशोधन क्या किया, कहा कि नेशनल इमरजेंसी जो होगा ना वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब नेशनल इमरजेंसी जो लगा रहा है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। तो देखो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप कोर्ट में जा करके उसको क्लेम कर सकते हैं कि सर ये सही है या गलत है, इसका वो कोर्ट देखेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी पिटीशन डाल देगा कि अभी जो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाया है वो सही है कि नहीं, आप इसको बताइए, ठीक है। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना डिसीजन देगा ना। तो लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि ये सब होने से पहले इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक अमेंडमेंट कर दिया और बोल दिया कि नेशनल इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में कोई ले ही नहीं जा सकता है, कोर्ट में ले ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। देख रहे हैं कितना बड़ा मजाक बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। इन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। मतलब क्या, जुडिशरी से बाहर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल इमरजेंसी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि ये गलत तरीके से लगाया गया या सही तरीके से लगाया गया। बहुत ही अच्छा मजाक बनाया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का। इसीलिए जो है ना, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हुआ कि उनकी सरकार गिर गई, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आज के समय में ऐसा नहीं है। उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी का सरकार गिरा, उसके बाद बीजेपी का सरकार आया और बीजेपी ने 44वां अमेंडमेंट 1978 के द्वारा फिर से जुडिशियल रिव्यू के अंडर ला दिया नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है। आज ये वर्ड नहीं है, इस वर्ड को डिलीट कर दिया गया है कि नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। आज के समय में आपको पता होना चाहिए मिनर्वा मिल्क केस में भी जो ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी बोला था कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा ना वो जो होगा जुडिशियल रिव्यू के अंडर होगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू आज के समय में है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा नेशनल इमरजेंसी। मतलब नेशनल इमरजेंसी पे सवाल क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट में, कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड क्या है। तो नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड है वार या एक्सटर्नल एग्रेशन, और दूसरा ग्राउंड था हम लोग का आर्म रिबेलियन, ठीक है। आप ये भी समझ गए कि कैसे इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चीज़ों का मजाक बनाया था, ठीक है, और कैसे उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलने का कोशिश किया था, जिसको जब उनका इमरजेंसी का जो है उस इमरजेंसी के बाद सरकार गिरा तो फिर बीजेपी ने सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को सही किया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। इसका मतलब ये होगा कि देखो अभी क्या हुआ था, अभी हम लोग ने देखा कि कैबिनेट जो है ना, कैबिनेट बोलेगा किसको, प्रेसिडेंट को लिखित रूप में कि सर इमरजेंसी लगाइए, ठीक है, इमरजेंसी की घोषणा कीजिए। तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट घोषणा कर देगा, टेलीविजन पे प्रेसिडेंट घोषणा कर देगा कि देश में इमरजेंसी की स्थिति है और देश में नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है।
लेकिन ये जो बिल है ना, जो रिटेन फॉर्म में जो अभी कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को दिया है ना, अब क्या होगा, ये चला जाएगा, अब ये पार्लियामेंट में चला जाएगा, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी अप्रूव्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी, और वो भी विद इन द 30 डेज ऑफ द इश्यूएंस। मतलब कि 1 महीने के अंदर जो है ये प्रोक्लेमेशन जो अभी घोषणा हुआ है ना, राष्ट्रपति ने अभी घोषणा कर दिया कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब इसका एक बिल जो है, इस प्रोक्लेमेशन का, इस घोषणा का जो एक बिल है ना, वो लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, और लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए, लेकिन 1 महीना के अंदर। याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विद इन द 1 मंथ जो है, इस बिल को, प्रोक्लेमेशन का जो बिल रहेगा, जो राष्ट्रपति जिसने इमरजेंसी का घोषणा की है, इसके बिल को 1 महीने के अंदर जो है लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है। आप कहोगे सर क्या ये सब अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो यस, अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 महीने का टाइम दिया जाता था। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है कि अभी 1 मंथ है, पहले ये 2 मंथ था, और इस 44वां अमेंडमेंट के द्वारा इसे 1 मंथ किया गया। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी के समय में स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं था। उस समय जो था सिंपल मेजोरिटी था, लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से इसको बिल को पास करना पड़ता था, ठीक है। 44वां अमेंडमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थे, इसी में स्पेशल मेजोरिटी, मतलब समझ रहे हो कि इमरजेंसी लाना कितना कठिन हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी आप जानते हो ना, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है कि स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है। तो किसी बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो आप समझ गए ना, नेशनल इमरजेंसी लगाना भी हार्ड हो जाए। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी ने सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करके सब कुछ कर लिया था, ठीक है, और पावर को रखा था। आपको पता होना चाहिए कि संजय गांधी को उस समय छोटे सरकार बोला जाता था। नेशनल जो इमरजेंसी लगाया था उन लोगों ने, ये 21 मंथ तक रहा था, ठीक है, और पावर का बहुत ही उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, ठीक है। छोटे सरकार बोला जाता था संजय गांधी को उस समय। तो देखो मतलब क्या था कि जब राष्ट्रपति घोषणा कर देगा ना इमरजेंसी का, कि इमरजेंसी देश में लगाया गया, तब उसका बिल जो है ना लोकसभा और राज्यसभा में आएगा, और लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को पास करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। अगर मानो कि लोकसभा उस समय डिजॉल्व हो, ठीक है, लोकसभा डिजॉल्व, आप समझ रहे हैं ना कि लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं ना, तो राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन लोकसभा क्या हो जाता है कि कोई बिल पास नहीं हुआ, अगर सरकार का मेजोरिटी खत्म हो गया तो क्या हो जाता है, लोकसभा गिर जाता है, तो फिर से इलेक्शन होता है, फिर से नया लोकसभा आता है। अगर मानो कि जिस समय ये बिल को पास होना है, इमरजेंसी के बिल को पास होना है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी बिल को पास होना है, उस समय मानो कि लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा डिजॉल्व हो गया, तब क्या होगा, तब 1 महीने का टाइम, जब कोई फिर इलेक्शन के बाद जो नया लोकसभा आएगा ना, उस लोकसभा को 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। जब वो बैठेगा, जब उसका सीटिंग स्टार्ट होगा, तो उसके 1 महीने के अंदर उसको नया लोकसभा को पास करना पड़ेगा उस बिल को। लेकिन राज्यसभा को पहले ही बिल को पास कर देना पड़ेगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि राज्यसभा बिल को पास नहीं करे, वो भी रखे, नहीं, राज्यसभा बिल को पास कर दे, और नया लोकसभा जब तक आए, जब नया लोकसभा आ जाएगा तो अपनी फर्स्ट सीटिंग के 1 महीने के अंदर उस बिल को पास करेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि पार्लियामेंट्री रूल क्या है, पार्लियामेंट में कैसे नेशनल असेंबली के बिल को पास किया जाता है। अब ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि चलो सर ठीक है, ये बिल पास हो गया। अब बिल पास हो गया तो कितना दिन तक रहेगा, तो देखो ड्यूरेशन है 6 मंथ, ठीक है। कितना दिन है ड्यूरेशन, 6 मंथ तक ही ये बिल रहेगा। 6 महीना के बाद ये बिल जो है अगर पास, फिर से अगर इसे पास नहीं करेगा ना लोकसभा राज्यसभा, तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी के समय में जब तक इंदिरा गांधी जी को मन है तब तक इमरजेंसी रहेगा, कोई बिल तिल पास करने की फिर से जरूरत नहीं है। एक बार बिल पास कर लो फिर हमेशा तक रहेगा, ठीक है। तो कहोगे सर ये अब मतलब नया जो प्रोविजन आएगा वो कहाँ किसने लाया, तो देखो 44वां अमेंडमेंट 1978, इसी अमेंडमेंट के द्वारा अभी 6 मंथ का प्रोविजन आ गया है कि एक बार अगर इमरजेंसी के बिल को पास किया जाता है ना, तो 6 मंथ तक रहेगा। 6 मंथ के बाद, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले अनलिमिटेड था, जब तक एग्जीक्यूटिव का डिजायर है। एग्जीक्यूटिव का डिजायर मतलब प्राइम मिनिस्टर का जब तक डिजायर था, इंदिरा गांधी का जब तक डिजायर था, तब तक उसको रखता, कोई बिल फिर से पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी का जो प्रोविजन है वो बताता है कि 6 महीने तक ही जो है इमरजेंसी लगा रहेगा। अगर लोकसभा राज्यसभा से आप बिल को पास कर दिए ना, तो 6 महीना तक ये इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा। फिर 6 महीना जैसे ही खत्म होगा ना, फिर लोकसभा राज्यसभा को सेम प्रोसेस से बिल को पास करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आया समझ में आपको, 6 महीना के बाद फिर से लोकसभा राज्यसभा को सेम वही जो रूल है, स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करना है। अगर लोकसभा नहीं हो
तो नया लोकसभा जब आएगा ना, तो उसको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा कि बिल को आप पास कीजिए, ठीक है। लेकिन राज्यसभा को पहले ही पास करना पड़ेगा, ये ध्यान दें, ठीक है कि नहीं आया समझ में। तो ये था ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है सर, ये हम लोग ने समझ गया कि जो लोकसभा राज्यसभा जो है इस बिल को पास करते हैं और इस तरह से हमारा नेशनल इमरजेंसी 6 महीना के अंतराल में लगते रहते हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि कब तक लगाए जा सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक आप 6 मंथ पे हमेशा लोकसभा राज्यसभा से पास करते रहिए और इमरजेंसी आपका बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है सर, इमरजेंसी लग गया, लेकिन अब हमारा जो है ना दूसरे जो कंट्री था उससे लड़ाई बंद हो गया या फिर आर्मी का रिवोल्ट बंद हो गया, तब हमको इमरजेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी को ख़त्म कैसे करना है, तो देखो इमरजेंसी को ख़त्म करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को मन होता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ अब देश में नॉर्मल हो गया है, अब इमरजेंसी को ख़त्म किया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट जाएगा टेलीविज़न पे एक अपना भाषण दे देगा कि देश में स्थिति सामान्य हो गई है, अब नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म की जाती है। तो देखो पहला तो हो गया कि प्रेसिडेंट एट एनी टाइम विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, बिना पार्लियामेंट से पूछे भी प्रेसिडेंट जो होता है क्या कर सकता है, इमरजेंसी को ख़त्म कर सकता है। लेकिन दूसरा एक और रूल है, कहता है दूसरा रूल एक और है, वो कहता है कि देखो प्रेसिडेंट को अगर पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट में भी लोकसभा के द्वारा अगर एक बिल पास किया जाएगा, ठीक है, वो बिल अगर प्रेसिडेंट को बताता है कि सर अब आप ख़त्म कर दीजिए इमरजेंसी को, तब प्रेसिडेंट को ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब देखो इसका मतलब ये है कि अगर इमरजेंसी को ख़त्म करना है ना, तो एक तरीका ये हुआ कि प्रेसिडेंट को मन हुआ, प्रेसिडेंट को लगा कि इमरजेंसी अब ख़त्म होना चाहिए तो ख़त्म कर देगा। दूसरा तरीका है ये कि अगर पूरे लोकसभा में जितने एमपी है ना, उसका 1/10 ऑफ द एमपी कितना होगा, 1/10 जो लोकसभा का कैपेसिटी है उसका 1/10 अगर एक रिटन नोटिस देता है, लिख करके नोटिस देता है किसको, तो देखो अगर लोकसभा चल रहा है तो स्पीकर रहता है उसका हेड, तो स्पीकर को देगा। अगर लोकसभा नहीं चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि सेशन जो होते हैं लोकसभा के, सेशन होते हैं 3 ही सेशन होते हैं हमारे देश में, समर सेशन, विंटर सेशन, बजट सेशन। अगर मानो कि हमको इमरजेंसी ख़त्म करना है, ठीक है, इमरजेंसी ख़त्म करना है, लेकिन अगर मानो कि सेशन अभी नहीं चल रहा है तो फिर प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। लेकिन अगर चल रहा हो तो स्पीकर को एक 1/10 ऑफ द एमपी ऑफ द लोकसभा एक रिटन नोटिस देगा और उस नोटिस में लिखा रहेगा कि सर अब देश का स्थिति सामान्य हो गई है और इमरजेंसी ख़त्म, ठीक है। अब वो क्या करेगा, स्पीकर उस बिल को क्या करेगा, पास करेगा। अब पास कैसे करेगा, मतलब वोटिंग करवाएगा, और वोटिंग कैसे करवाएगा, तो सिंपल मेजोरिटी से अगर वो वोटिंग करके बिल पास हो जाता है ना, तो प्रेसिडेंट जा करके टेलीविजन पे बोल देगा ख़त्म कर दो, अब इमरजेंसी अब ख़त्म हो गई हमारे देश में। दी होती है उनका दो, अगर प्रेसिडेंट की इमरजेंसी चाहिए तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हुआ कि लोकसभा के 1/10 ऑफ द एमपी, ओनली मैं लोकसभा बोल रहा हूँ, राज्यसभा नहीं बोल रहा हूँ, केवल लोकसभा के 1/10 ऑफ द एमपी अगर एक रिटन नोटिस देता है स्पीकर या प्रेसिडेंट को और कहता है कि सर अब इमरजेंसी ख़त्म हो जाना चाहिए, तो स्पीकर उस पर वोटिंग कराएगा और वोटिंग में अगर सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो गया, वो नोटिस पास हो गया, तो क्या होगा, इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग ने देखा कि इमरजेंसी कैसे ख़त्म होते। अब क्वेश्चन रहा कि सर ठीक है हम लोग ने इमरजेंसी को ख़त्म भी कर दिया, लेकिन सर इमरजेंसी से प्रॉब्लम क्या, मतलब हमारे देश पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, इमरजेंसी से क्या इफेक्ट सब पड़ा, ठीक है। तो देखो हम लोग का जब क्वेश्चन पूछेगा ना नेशनल इमरजेंसी पे, तो उसमें सब कुछ आपको बताना पड़ेगा कि नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड क्या था, नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाए जाते हैं, किसके द्वारा लगाए जाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसे कैसे ख़त्म किया जाता है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगते हैं ना, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, मतलब सेंट्रल के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री जो होते हैं, गेट्स पावर टू गिव एनी डायरेक्शन टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब इमरजेंसी लगते हैं ना, तो सेंट्रल पावरफुल हो जाते हैं और सेंटर जो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि स्टेट के लोगों को क्या बताते हैं, तुमको कैसे स्टेट चलाना है, ये सब की शिक्षा देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, मानो कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो बिहार के जो गवर्नमेंट होंगे ना, बिहार का जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, उसको कैसे बिहार को चलाना है ये कौन बताएगा, तो स्टेट जो सेंटर का एग्जीक्यूटिव होगा ना, वो बताएगा कि तुमको कैसे चलाना है। तो फर्स्ट इफेक्ट आपको ये लिखना है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट
इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो डायरेक्शन देते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव को, मतलब सीएम को और इसके मंत्री को डायरेक्शन देते हैं कि किस मैनर में आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, किस तरीके से चलाना है। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट में बताना है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है कि जब इमरजेंसी लगता है नेशनल इमरजेंसी, तो जितने भी स्टेट होते हैं ना जहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगे हैं, अगर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगे हैं ना, तो क्या होगा, स्टेट जो है ना, स्टेट जितने भी स्टेट है 28 स्टेट है, तो उस स्टेट का एक सब्जेक्ट दिया गया है स्टेट लिस्ट। नहीं, हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था कि स्टेट लिस्ट पे स्टेट का पावर होता है, ठीक है, और यूनियन लिस्ट पे सेंटर का पावर होता है। तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी अब जो संविधान बनाएगा, कानून बनाएगा, वो कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर होता है वो एक्सटेंड हो जाता है और मेकिंग लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट पे भी अब कौन संविधान बना रहा है, कौन कानून बना रहा है, तो सेंटर बना रहा है। मतलब देखो, स्टेट लिस्ट पे पावर स्टेट को दिया गया था, लेकिन इमरजेंसी लगा हुआ है, इसीलिए स्टेट लिस्ट पे भी अब लॉ बनाएगा कौन, पार्लियामेंट। लेकिन कहोगे सर पार्लियामेंट अभी नहीं है सेशन में, क्योंकि आप तो अभी बताए थे कि सेशन 3 ही होता है। तो मानो कि अगर सेशन नहीं चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सेशन नहीं चलता है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस भी पास करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर इमरजेंसी लगा हो तो। आया कुछ समझ में? देखो, जब इमरजेंसी लगते हैं ना, तो स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं ना, उस पर कानून पार्लियामेंट बनाते हैं। अगर पार्लियामेंट नहीं है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाते हैं कानून। नहीं आया समझ में? तो ये दूसरा इफेक्ट आपको बताना है। तीसरा इफेक्ट ये बताना है आपको कि जब सर इमरजेंसी लगते हैं ना, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो आप अभी हम लोग जानते हैं ना कि लोकसभा का चुनाव 5-5 साल पे होते हैं, मतलब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाता है ना, तो उसका कार्यकाल क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए पहले बढ़ जाता है, ठीक है। आप कहोगे सर क्या लोकसभा बढ़ता है, क्या आप देश में जो 28 स्टेट है, अगर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाओ तो क्या स्टेट में जो असेंबली सब है उसका कार्यकाल नहीं बढ़ते हैं? तो यस, उसका भी कार्यकाल, द टर्म ऑफ द लोकसभा एंड दैट ऑफ द स्टेट असेंबली, जितने भी स्टेट में लगे हुए हैं उस स्टेट असेंबली का जो कार्यकाल होता है एक्सटेंडेड होता है 1 साल के लिए, ठीक है। पहले ये 1 साल के लिए एक्सटेंड होगा, लेकिन अगर मानो इमरजेंसी चलता ही रहा तो फिर से इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और ऐसे करते करते जितनी बार मानो 1 साल करते हुए एक्सटेंड करो। इसी का फायदा उठाया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने सोचा कि इमरजेंसी लगा देंगे तो हमारा पावर नहीं गिरेगा, मतलब हमारा सरकार नहीं गिरेगा, और इसी का फायदा उठा करके उन्होंने 2 साल तक इमरजेंसी लगा के रखा, 21 मंथ तक इमरजेंसी लगा के रखा, ठीक है। तो क्योंकि इमरजेंसी के ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं होता है ना, तो इसीलिए उन्होंने 21 मंथ तक रखा। अभी देखो, अब क्या हुआ कि जब इमरजेंसी लगते हैं ना, तो फाइनेंशियल पावर जो होता है ना बिटवीन स्टेट, फाइनेंशियल पावर का मतलब ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, अपने टैक्सेज में से कुछ रुपया स्टेट को देते हैं, ठीक है। तो ये जो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना मनी का, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बंद हो जाता है। फिर सेंटर के पास ही सब रुपया रहेंगे, सेंटर ही मतलब डिसाइड करेगा कि इस रुपये को कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अभी लास्ट इम्पैक्ट जो होता है जब नेशनल इमरजेंसी लगते हैं ना, उसका जो लास्ट इफेक्ट होता है वो होता है हमारे फंडामेंटल राइट सीज हो जाते हैं। आपको भी सर क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट मिले हैं संविधान के द्वारा ये भी खत्म होते हैं? हाँ भाई, वो भी खत्म होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगते हैं ना। तो देखो, इसके लिए 2 हैं, एक आर्टिकल 358 है और एक आर्टिकल 359 है, ठीक है। दोनों को हम लोग अलग अलग देखते हैं। तो देखो, अगर नेशनल इमरजेंसी हमारा एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, मतलब अगर किसी दूसरे देश से वार की वजह से या एग्रेशन की वजह से हो रहा हो ना नेशनल इमरजेंसी, तो उस केस में क्या हो जाता है कि आर्टिकल 19 जो है आपका, आर्टिकल 19 आपको याद है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्चुअली मैं फंडामेंटल राइट का लेक्चर नहीं लिया हूँ, जब फंडामेंटल राइट बताऊंगा तो बताऊंगा। तो जो आर्टिकल 19 है ना, जिसमें हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है और भी बहुत चीज़ की बात की जाती है, तो ये जो होता है ना वो सीज हो जाता है, ऑटोमेटिकली सीज्ड हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जब आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, और नेशनल इमरजेंसी लगा हो किस वजह से, एक्सटर्नल इमरजेंसी की वजह से, मतलब कि दूसरे देश की वजह से इमरजेंसी लगा हो, दूसरे देश ने हम पे वार स्टार्ट कर दिया हो, एग्रेशन कर दिया हो, उसकी वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, तो हमारा सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट खत्म होता है वो होता है आर्टिकल 19।
आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, फिर से वो रिवाइव हो जाते हैं, मतलब फिर से जिंदा हो जाते हैं। समझे? तो ये बात कौन बताता है? तो आर्टिकल 358 हम लोग को बताता है कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगा रहता हो और वो नेशनल इमरजेंसी किसी बाहर की वजह से हो रहा हो, मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन या वार की वजह से हो रहा हो, तो हमारा आर्टिकल 90 जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये 44वां अमेंडमेंट में किया गया है ये बात, ठीक है, कि जो हमारा 19 होगा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। पहले जो था ना आर्म रिबेलियन, जो था ना आर्म रिबेलियन, दैट मीन्स इंटरनल जो था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्म रिबेलियन तो इंदिरा गांधी के समय में थे नहीं, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो थे ना उसको भी ग्राउंड माना जाता है था आर्टिकल 19 को खत्म करने का। मतलब ये हुआ कि देखो आर्टिकल 19 आप जानते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे ऐसे राइट हम लोग को दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 को बोला जाता है कि आपका सब कुछ, आर्टिकल 19 बहुत ही मतलब फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, मतलब हम लोग को बोलने का आज़ादी देता है, बहुत चीज़ का आज़ादी देता है। तो उस समय क्या होता था, इंदिरा गांधी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि जो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा ना उसकी वजह से भी 19 आर्टिकल जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज कहा गया है नहीं, देखो आर्टिकल 19 केवल खत्म होगा एक्सटर्नल इमरजेंसी की वजह से, बाहर के मतलब वार या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से होगा। लेकिन जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जो आज आर्म रिवेलियन है, उसकी वजह से आर्टिकल 19 नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 19 रिवाइव हो जाता है ऑटोमेटिकली आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी, ये मैंने बता दिया आपको। अब देखो आर्टिकल 359 है, देखो आर्टिकल 359 भी हम लोग को बताता है कि नेशनल इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो सस्पेंड कर सकते हैं राइट ऑफ मूव टू द एनी कोर्ट या इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल। मतलब ये हुआ कि देखो हमारे देश में जो हम लोग को फंडामेंटल राइट मिला है ना, वो फंडामेंटल राइट तो रहेगा ही, लेकिन आप उस फंडामेंटल राइट को लड़ने के लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, नेशनल इमरजेंसी का जो ग्राउंड था उस लेवल पे, मतलब आर्म रिबेलियन या वार या एक्सटर्नल एग्रेशन, इसकी वजह से हमारे देश में मानो कि नेशनल इमरजेंसी लगा हो और आप लोग जो है अपने फंडामेंटल राइट की मांग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट इसको सस्पेंड कर देता है। किस आर्टिकल के अंदर? 359 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है किसको? राइट टू मूव एनी कोर्ट। आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट करवाने के लिए, ठीक है, लेकिन दो चीज़ का आप मांग कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 ये भी हमारे फंडामेंटल राइट है। सभी फंडामेंटल राइट इसके अलावे जो है ना इसको बंद कर दिया जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। जो है इसके लिए आप कोई मांग नहीं कर सकते हैं कि सर इसको आप इन्फोर्स कीजिए, फिर से लागू कीजिए, नहीं, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन 20-21 के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये राइट टू लाइफ के बारे में बताता है, जीने का अधिकार। तो आपको जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी आपका जीने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके नेशनल इमरजेंसी के दौरान सभी आर्टिकल जो है, जितने भी फंडामेंटल राइट आपका बच जाता है कि इसको छोड़कर सबके लिए नहीं जा सकते, ये हम लोग को आर्टिकल। तो आप देखें ना कि इमरजेंसी के दौरान उसका इम्पैक्ट जो है फंडामेंटल राइट पर भी पड़ता है, और फंडामेंटल राइट करने का मतलब डायरेक्ट पीपुल पर भी पड़ता है, सिटीजन ऑफ द इंडिया पर भी पड़ता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखा नेशनल इमरजेंसी के बारे में। हम लोग ने देखा कि नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल जिसके बारे में बताता है, उसका ग्राउंड क्या होता है। तो ग्राउंड होता है एक्सटर्नल एग्रेशन या वार, या फिर हमारे देश के अंदर ही आर्मी ने अगर रिवोल्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से। फिर हम लोग ने देखा उस बिल को जब घोषणा करते हैं प्रेसिडेंट, तो उस बिल को लोकसभा राज्यसभा से पास होने पड़ते हैं, और उसके लिए हम लोग ने देखा कि स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा में पास करते हैं। फिर इमरजेंसी 6 महीने तक रहते हैं, फिर 6 महीने के बाद फिर से बिल को पास करना पड़ता है, और ऐसा अनलिमिटेड टाइम तक हो सकता है। फिर हम लोगों ने देखा जब इमरजेंसी को ख़त्म करना हो, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इमरजेंसी ख़त्म किया जा सकता है तो ऐसे भी ख़त्म कर सकता है, नहीं तो लोकसभा के पास एक स्पेशल राइट दिया गया है 44वां अमेंडमेंट के द्वारा, कि लोकसभा के पास भी एक राइट आ गया कि इमरजेंसी को ख़त्म करने का। लोकसभा उसके लिए क्या करेगा, तो लोकसभा का जो 1/10 मेंबर ऑफ द एमपी रहेगा, वो लोग एक रिटर्न नोटिस देगा और उसको लोकसभा राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, और फिर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप ख़त्म कर दीजिए इमरजेंसी। तो उस तरह से भी इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि इमरजेंसी के दौरान क्या सब उससे इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग ने देखा कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो है
फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते थे वो बंद हो जाते हैं। जो स्टेट की लिस्ट का जो सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट जो है वो लॉ बनाता था, अब उस पर जो है पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, मतलब सेंटर लॉ बनाएगा। सेंटर डायरेक्शन देगा स्टेट को कि कैसे तुमको चलाना है अपने स्टेट को, ठीक है। फिर उसके बाद देखा हम लोग को फंडामेंटल राइट भी जो है हम लोग से छीन लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।